बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं कि प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री का नवीनतम सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा था। पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पेपर 2 का भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम पेपर 3 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। पेपर 3 यानी तृतीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का नवीनतम पाठ्यक्रम जानेंगे। ठीक है, पेपर 3 का नाम क्या है? एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, प्राचीन विश्व की सभ्यताएं या विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हमको जानना है। ठीक, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। किसी बात की कोई एक प्रकार से चिंता नहीं करनी है आपको। इन सभी के बारे में आपको विस्तार से, खास करके चैप्टर 1 और मॉडल पेपर की वीडियोस जो होगी आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल, आप सभी को पता होगा, वहां पर आपको मिलेगी। तो आप सभी लोग एक प्रकार से, ठीक है, तैयार हो जाइए अपने मॉडल पेपर के लिए 2023 के, और एक प्रकार से और महासंग्राम वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। सभी वीडियोस मैं दूंगा, एक ही वीडियो में तमाम प्रकार की जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा, तो आप उस वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए अब हम पेपर 1 का सिलेबस, इससे पहले हम जान चुके हैं पेपर जो है 2 यानी कि इंडियन एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने किसके बारे में, पेपर 1 के यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में चर्चा कर ली पेपर 1। ठीक, तो आप पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। और इन सभी का जो मतलब कि पीडीएफ होगा मैं सेंड कर दूंगा वो आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, और मेरा फेसबुक पेज भी जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए यहाँ पर देखिएगा पेपर 3 एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन विश्व की सभ्यताएं। ओके, इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, 4 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। देखिएगा यूनिट की अगर बात की चारों यूनिटों की, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, हाँ, सबसे पहले हमको इजिप्ट, इजिप्ट माने होता है मिस्र की सभ्यता, और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मिस्र की जो सभ्यता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मिस्र में उद्योग धंधे कैसे होते थे, मिस्र की कला में आप देखिएगा पिरामिड जो बने हैं उसके बारे में, मिस्र में कौन कौन से साहित्य की रचना, साहित्य के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा कला और विज्ञान मिस्र वासियों का क्या रहा इसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का, सामाजिक उनका क्या था चीज़ें, मृतक संस्कार कैसे किया जाता था, तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। मिस्र में खास करके मृतकों का टीला आपको पता ही होगा, मिस्र में पिरामिड बना करके उसमें दबा देते थे। ठीक है, क्या करते थे, मृतकों के शरीर को नष्ट नहीं होने देते थे और विशेष मसालों की सहायता से उनको सुरक्षित रखते थे, जिसे मम्मी कहा जाता था। और मम्मी को विशाल पिरामिडों अथवा समाधियों में सुरक्षित रखा जाता था, और उसके साथ मृतकों की जो हैसियत होती थी उसके हिसाब से उनका खाद्यान्न यानी खाने पीने का सामान, फर्नीचर, आभूषण, सब उसको उसके समक्ष रख दिया जाता था। और उसमें ही उसको तो मतलब कि एक प्रकार से ताखा बना, ताखा मतलब समझते हैं, ताखा मतलब एक प्रकार से ऐसे आलमारी टाइप का, उसमें रख देते थे सामान, ताकि वो, उनको ये विश्वास था कि वो लोग कभी आएंगे, अर्थात फिर से लौट करके आएंगे। जब राजा महाराजा मरते थे तो क्या करते थे, उनकी बड़ी पिरामिड बनाते थे, सभी लोग ज़्यादा सामान रख देते थे। ठीक, गीजा का पिरामिड जो है सबसे बड़ा पिरामिड आपको पता ही होगा, तो इसी श्रृंखला में वो बना। तो इजिप्ट के बारे में समझेंगे, इजिप्ट के सोशल यानी कि सामाजिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, सामाजिक चीज़ कैसी उनकी, इकोनॉमिक यानी आर्थिक विचार या आर्थिक तंत्र कैसा था, सामाजिक तंत्र कैसा था, समाज के बारे में उसके जानेंगे, उसके अर्थतंत्र के बारे में जानेंगे, रिलीजियस लाइफ यानी उनका धर्म क्या था, धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उनका सोशल यानी कि सामाजिक जीवन, इकोनॉमिक जीवन यानी आर्थिक जीवन, और रिलीजियस यानी धार्मिक जीवन। तो सामाजिक मतलब आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे और उनकी कलाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, तो आप लिखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में सामाजिक मतलब सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन और कला, मिस्र की कला, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक, ये आपका हो गया। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता का आप सभी को पता होगा, सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता जो थी वो 3 वर्गों में बटी हुई थी, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग में आप देखिएगा राजा और राजा के परिवार आते थे, सामंत आते थे, पुरोहित आते थे, उच्च पदाधिकारी आते थे। ठीक है,
और मध्य वर्ग में आप देखिएगा छोटे व्यापारी, जो शिल्पी होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे, वो सब आते थे। निम्न वर्ग में वे लोग आते थे जैसे स्वतंत्र, जो एक प्रकार से जो दास होते थे किसानों के, या फिर जो छोटे किसान हुआ करते थे, वो सब आते थे, वो निम्न वर्ग में आते थे। तो आप देखिएगा सुमेरियन सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से देवी देवता उसमें थे, किनकी पूजा करते थे वो लोग, ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। अनु नामक देवता थे, वो आकाश के देवता इसमें कहे जाते हैं सुमेरियन सभ्यता में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रधान देवता इसके थे एनलिल। एनलिल जो थे वो मतलब वायु देवता थे, यानी तूफानों के देवता जिसको बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा मर्दुक नामक देवता थे, वो धीरे धीरे फेमस होने लगे, ठीक है। इनकी जल का देवता थे, यानी वरुण देव जिससे अपने यहाँ पे हैं, वैसे इनकी हुआ करते थे वहाँ पर सुमेरियन सभ्यता में, ठीक है। और अनु के पुत्र थे ये इनकी जो थे। इसके अलावा छोटे देवताओं के रूप में जैसे पृथ्वी माता की कई रूपों में पूजा की जाती थी, ठीक है। इनकी नाम की देवी को उर्वरता की देवी माना जाता था। सोमाइट लोग जो है उसकी पूजा स्तर के नाम से करते थे। इस प्रकार से तम्मुज एक देवता थे इसमें सुमेरियन सभ्यता में, और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये स्तर के पुत्र थे तम्मुज। तो और इसके मतलब कि कहीं भाई और कहीं प्रेमी भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं। और अनाज, फल और वनस्पतियों का देवता माना जाता था तम्मुज को। तो इस प्रकार से आपको पता ही होगा। इसके अलावा आप देखिएगा वे लोग भी ग्रहों की पूजा क्या करते थे हम लोगों की भांति। सिन और समस ये मुख्य रूप थे, चंद्रमा और सूर्य के पर्यायवाची हैं। सिस माने होता है चंद्रमा और समस माने होता था सूर्य, ठीक। तो इन सभी की प्रकृति पूजा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के सुमेरियन सभ्यता के बारे में हम जानेंगे विस्तार से, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में एक सबसे अच्छी चीज़ है जिगुरत के बारे में। जिगुरत आप सभी को पता होगा, इस जैसे मंदिर होता था अपने सब में, जैसे जिगुरत होता है वहाँ पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेबीलोनिया सभ्यता के बारे में जानेंगे उसके बाद में, ठीक। यहाँ पर देखिएगा सुमेरियन सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे, ठीक। इसके अलावा उसकी कला के बारे में जानेंगे। तो ये आपका होगा इकाई 1। इकाई 2 में हमको किसके बारे में चर्चा करनी भाई? बेबीलोनिया सभ्यता। बेबीलोनिया सभ्यता इकाई 2 में हमको जैसे कि इसका सामाजिक जीवन बेबीलोनिया का, आर्थिक जीवन बेबीलोनिया का, बेबीलोनियन सभ्यता का, और धार्मिक जीवन बेबीलोनियन सभ्यता का। इसके अलावा उनकी जो कला रही है, उनका जो आर्ट रहा है, उसके आर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब खास करके अगर बात की है बेबीलोनियन सभ्यता की, तो सबसे महत्वपूर्ण देन जो है ये हम्बुराबी की विधि संहिता है। विधि संहिता जो हम्बुराबी ने दी है, हम्बुराबी खास करके उस समय जो प्रचलित नियम थे, खास करके बेबीलोनियन सभ्यता में क्या नियम होंगे किस प्रकार के, तो उसको एक पुस्तक में लिखा गया था। तो वो विधि संहिता थी, उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था हम्बुराबी ने, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और ख़ास करके प्रस्तर स्तंभ में ये लेख मिला हमको, मतलब हम्बुराबी का जो विधि संहिता है, इसकी खोज करी थी फ्रांस के एक विद्वान थे एनडी मार्गन, उन्होंने करी थी, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा आता रहता है कभी कभी, हम चर्चा कर लेंगे सभी के बारे में। तो खास करके इसमें आप देखिएगा लगभग 285 नियम है हम्बुराबी की विधि संहिता में। इसमें निजी संपत्ति के बारे में, जायदाद के बारे में, व्यापार कैसे किया जाएगा, व्यवहार कैसा रहेगा लोगों का, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, श्रम मजदूरी कैसे लोग करेंगे, अगर किसी का जो है अकाल सूखा या एक प्रकार से बाढ़ आती है तो क्षतिपूर्ति कैसी होगी, इन सभी के बारे में जानकारी उसमें बताई गई है। और ख़ास करके इसमें आप देखिएगा एक ही प्रकार के अपराध करने पर निम्न, मध्य और उच्च वर्ग के लोगों के लिए दंड जो होते थे, अलग अलग प्रकार से दंड की व्यवस्था की गई थी, यानी दंड सभी को बराबर नहीं मिलते थे। विधि के समक्ष समता का अधिकार नहीं था यहाँ पर, ठीक। बेबीलोनियन सभ्यता में, बेबीलोनियन सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा बेबीलोनिया में भी, ठीक है, बेबीलोनियन सभ्यता में भी जो आप देखिएगा अनु आकाश के देवता थे, ठीक है। और लगभग 65,000 जो है देवताओं की, देवी देवताओं की संख्या, यानी बेबीलोनिया वाले लोग जो थे वो बहुल देववादी थे, ठीक है। अनु आकाश के देवता थे, समस सूर्य के, नग्न जो है नंद चंद्रमा, बेल पृथ्वी, निनगल चंद्रमा की पत्नी का नाम था। इस प्रकार से आप देखिएगा नए देवताओं में एनलिल, ईश्वर, मर्दुक, ये सब आते थे। तो बेबीलोनिया और सुमेरियन सभ्यता के में लगभग देव समूह लगभग एक ही प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पढ़ेंगे हम असीरिया सभ्यता। असीरिया सभ्यता के सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक, तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में और उनकी कलाओं के बारे में असीरिया सभ्यता की। असीरिया सभ्यता की बात की जाए तो ये सभ्यता और संस्कृति खास करके आप देखिएगा सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और उसके प्रसार के लिए जानी जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि विश्व सभ्यता को इसकी अमूल्य देन ये है कि इसने संस्कृति उसको बचाए रखा। आप देखिएगा कि ये लोग जो है क्या थे भाई, संस्कृति के निर्माणकर्ता नहीं थे, संस्कृति को बचाए रखने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सुशील माधव पाठक जी कहते हैं कि
मुख्य रूपेण असीरिया के जो लोग थे वो किसी महान संस्कृति के निर्माणकर्ता नहीं थे, वरन उसके संरक्षक थे और इसीलिए फेमस हो गए। सीरिया और ईरान की सभ्यता पर असीरियन लोगों का प्रभाव कुछ अधिक ही रहा है, ये भी देखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये सब जो है असीरिया सभ्यता के बारे में, चीज़ें के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका, अगला इकाई है तृतीय इकाई। तीसरी इकाई में हमको पर्सिया सभ्यता के बारे में पढ़ना है। पर्सिया सभ्यता के बारे में हमको जानना है कि पर्शियन सभ्यता जो थी वो क्या थी, पर्सिया सभ्यता में क्या क्या चीज़ें फेमस थी। ठीक है, यानी कि उसके सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा धार्मिक जीवन में जैसे जो जोरास्टर हुआ करता था, जोरास्टर, उसके बारे में जानना है। ठीक, जोरास्टर क्या था, ठीक है, इसके बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है। हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या भाई, कौन सी, पर्शियन सभ्यता। पर्शियन सभ्यता आप सभी को कहीं ना कहीं पे जानने का प्रयास, करवाने का प्रयास मेरा रहेगा और विस्तार से हम चर्चा करेंगे हर एक मुद्दे पर। तो जो क्या रहा है भाई, जो राष्ट्र रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और ये एक प्रकार से एक व्यक्ति था जो है जरथुस्त्र। ठीक है, और खास करके इसके बारे में बातें, तमाम प्रकार की 3 कर्तव्य बताए थे इसने मनुष्यों के जीवन के लिए। एक तो शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए, दुष्ट को पुण्यात्मा बनाना चाहिए, अशिक्षित को शिक्षित करना चाहिए, ये भी इसके नियम थे। इसके अलावा इसका मानना था कि सबसे बड़ा पाप धर्म में अविश्वास करना होता है, सबसे प्रशंसनीय कर्म होता है श्रद्धा में भक्ति रखना। ठीक है, मतलब कि धर्म में श्रद्धा रखना। तो इस प्रकार से इसने कई सारी चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी होगी। ओके, और इसके बारे में आप देखिएगा, हम आगे चल करके और भी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे चाइना की जो सभ्यता में आप देखेंगे बहुत सारे विद्वान आते हैं, जैसे कन्फ्यूशियस हो गए, जैसे जोरास्टर आते हैं, ये पर्शियन सभ्यता के मतलब कि एक प्रकार से रिलीजियस यानी धार्मिक जीवन से जुड़े हुए रहे हैं। वैसे ही सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में हम चाइना की चर्चा करेंगे। इसमें नाम आता है कन्फ्यूशियस का, लाओ त्से तुंग का, और इसके अलावा इसमें बुद्धिज्म यानी कि जो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में। कन्फ्यूशियस जो था ये, इसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था, शांतुंग प्रांत के लू नामक ग्राम में हुआ था। और खासकर युवावस्था में इसने एक विद्यालय खोला था, छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि जो है कन्फ्यूशियस विद्यालय में 3000 विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवाता था। कुछ वर्षों के बाद में क्या हुआ कि कन्फ्यूशियस को जो है चंगंतू नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया। उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण से जो है अन्य नगर के मजिस्ट्रेट उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उसका अंतिम दिन बड़ा कष्ट में बीता और 62 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर के कन्फ्यूशियस, लाओ त्से तुंग की बात की तो लाओ त्से तुंग जो था ये, इसका जन्म 604 ईसा पूर्व में हुआ था चीन के हुनान प्रांत में। बड़ा होने पर चाऊ वंश के एक राजकीय पुस्तकालय में पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया इसने। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद नौकरी छोड़ दिया, एक गांव में जाकर के बस गया। उसने जो है ताऊ ते चिंग नामक एक ग्रंथ की रचना करी। इसमें आप देखिएगा इसने अपने विचारों को लिखा और उसकी विचारधारा को हम ताओवाद कहते हैं। ठीक, ताओवाद जिसको कहते हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो बुद्ध धर्म का उदय एक प्रकार से वहाँ पर हुआ, उसके बारे में जानने का प्रयास। इसके अलावा उनके आर्ट के बारे में, यानी कि उसकी कला के बारे में, चाइना लोगों की। और अगला आपका सिलेबस मतलब कि अगला जो इकाई है वो चौथी इकाई है। चौथी इकाई में हमको किसके बारे में, इजियन सिविलाइजेशन यानी कि इजियन सभ्यता के बारे में हमको जानना है। इजियन सभ्यता क्या थी और इसके बारे में हमको विस्तार चर्चा करनी है। इजियन सभ्यता हो गई और इसके हमको जो है साइलेंट फीचर्स यानी कुछ फीचर्स यानी कि जो कि प्रमुख फीचर्स हैं, उन प्रमुख फीचर्स के बारे में, प्रमुख जानकारी के बारे में हमको जानना है, यानी कि उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हमको जानना है। इसके अलावा ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानना है। ग्रीक सिविलाइजेशन में आपको पता ही होगा, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानना है। और ग्रीक में खास करके आपको पता होगा कि ग्रीक सिविलाइजेशन में सोशल यानी सामाजिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक जीवन यानी आर्थिक जीवन कैसा था, रिलीजियस यानी धार्मिक जीवन, और आर्ट। तो इन सभी के यानी कि सभी सभ्यताओं के सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, रिलीजियस यानी कि एक प्रकार से धार्मिक, और उनकी कलाओं के बारे में, तो इन सभी के बारे में हमको जानना है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक पॉइंट को विस्तार से समझने का हम प्रयास करेंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और वैसे एक वीडियो जब आपकी जो है क्या आएगी भाई, महासंग्राम नाम से, तो उसमें हम और भी चीज़ों के बारे में जान लेंगे, विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको भटकने की कहीं पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वैसे जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको जो है, ये जो था क्या बोलते हैं,
जरथुष्ट्र, जिसको अंग्रेजी में जोरोस्टर कहते हैं, तो जरथुष्ट्र की बात की है, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध भारत में जब महावीर और गौतम बुद्ध जैसे समाज सुधारक हुए हैं। इसी प्रकार से चीन में कन्फ्यूशियस और फारस में, फारसी भाषा में आप देखिएगा तो ये एक प्रकार से वो आया था। फारस में कौन आया था भाई? पारसी, मतलब पर्शियन सभ्यता में या फारस में तो जरथुष्ट्र नामक एक धर्म सुधारक आया था। उसी समय काल का है ये जब अपने भारत में महावीर और गौतम बुद्ध थे, ये लोग थे। चीन में कन्फ्यूशियस था उसी समय। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा बहुदेववादी अथवा अंधविश्वास का खंडन किया, एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को प्रचलित किया इसने। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में हमको जानना है, इनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं कि पेपर 1 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। पेपर 1 पेपर 2 का आप लोग देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 हमको पढ़ना ये, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। पेपर 2 में हमको क्या पढ़ना है? एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। पेपर 3 के बारे में हमको, मतलब पेपर 2 के बारे में क्या पढ़ना है? एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा पेपर 1, 2, 3। पेपर 1 में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारत के जो मतलब कि जो द्वितीय पेपर होगा BA थर्ड ईयर में, उसमें हमको एंसेंट इंडियन आर्ट यानी कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के बारे में जानना है। इसके अलावा पेपर 3 में एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय मतलब कि विश्व की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानना है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बने रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे।